ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी ईरान इजरायल जंग की। 12 दिन बाद सीज फायर का ऐलान किया। यह तो राहत की सांस होनी चाहिए, पूरी दुनिया को लेनी चाहिए, पर यह दरअसल ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप ने। उनका भी एक फितूर है और यह संघर्ष विराम आजकल उनको बहुत पसंदीदा एक प्रक्रिया उन्हें लगने लगी है। पहले युद्ध भड़काते हैं, बम गिराते हैं, फिर शांति की भाषा बोलते हैं। यह शांति की भाषा है या डोनाल्ड ट्रंप का अजब और गजब तमाशा है? यह संघर्ष विराम हुआ भी है या नहीं? आज पूरे दिन पूरी दुनिया इसी असमंजस में अटकी रही और भटकी रही। आज बाजार खुले तो बाजार बम बम होते दिखाई दिए कि अरे भाई संघर्ष विराम हो गया, एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। पर दोपहर होते होते और अब शाम का वक्त आया है, ईरान अभी भी मिसाइलें दागे जा रहा है। इजरायल के फाइटर प्लेन्स अभी भी ईरान में आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, और देखिए कूटनीति में शब्दों की बहुत अहमियत होती है, बहुत ही संयमित भाषा, संभल कर, जबान संभाल कर बोला जाता है। पर डोनाल्ड ट्रंप वो दुनिया के सबसे बड़े मुखिया बनकर बैठे हुए हैं, सरपंच। ही इज यूजिंग द एफ वर्ड ऑल्सो। टोटल नो नो इन डिप्लोमेसी। मतलब हम कहां आ गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं इजराइल, मैं तुमसे नाराज हूं। इजराइल से नाराज हो गए, ईरान से भी नाराज हैं, आप दोनों मान नहीं रहे। तो यह संघर्ष विराम कैसा हुआ है और दुनिया के लिए इसके मायने क्या हैं? जैसा एक संघर्ष विराम भारत और पाकिस्तान के बीच भी हुआ 10 मई को, पर ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, तो तनाव अभी भी चल रहा है। कूटनीति के मायने भी बदल गए हैं क्या? और दरअसल अब हो चुका है खुला खेल फर्रुखाबादी, और इसमें दुनिया की बर्बादी होनी तय है क्या? यह एक अहम सवाल है। और जो सीज फायर हुई है, सीज फायर हुई भी है या नहीं हुई है, और इसके आने वाले दिनों के लिए, और यह बड़ा इलाका है, 1 करोड़ भारतीय रहते हैं यहां पर, तेल का खेल भी है इसमें। संघर्ष विराम के जरिए पूर्ण विराम लगा भी है या यह अपने आप में अल्प विराम है? यह कोई संघर्ष विराम हुआ ही नहीं है। आज इनकी थोड़ी परतें मैं खोलने वाला हूं, तह में जाने की कोशिश करेंगे, और आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, वो तो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन ही चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं इजराइल ईरान जंग की। सीज फायर, युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। अब यह तो खुशखबरी होनी चाहिए, पूरी दुनिया को राहत की सांस लेनी चाहिए थी, लेकिन सुबह की घोषणा होते होते शाम तक सवाल यह हो गया है युद्ध विराम हुआ भी है या नहीं हुआ है, या यह महज डोनाल्ड ट्रंप का एक और तमाशा है। शांति की भाषा जो बोली जा रही है, यह भाषा नहीं, यह शांति की भाषा नहीं, यह विशुद्ध कूटनीतिक तमाशा है। और दरअसल यह सवाल क्यों उठने लगे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई ईरान और इजराइल हो गया, सीज फायर हो गई है। शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं? इजराइल एंड ईरान केम टू मी ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली एंड सेड पीस, कि दोनों एक साथ मेरे पास आए और बोले शांति। आई न्यू द टाइम वॉज नाउ, द वर्ल्ड एंड द मिडल ईस्ट आर द रियल विनर्स। दुनिया भी जीत गई, मध्य पूर्व भी जीत गया, जहां पर यह जंग का थिएटर चल रहा था। पर उसके बाद अब देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। डोनाल्ड ट्रंप फिर कहते हैं दिन में, इजराइल डू नॉट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स, इफ यू डू इट इट विल बी अ मेजर वायलेशन, ब्रिंग योर पायलट्स होम नाउ। मतलब ये बड़े बड़े मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष, क्या ऐसी भी भाषा बोली जा रही है? वो स्कूल में कहीं लड़ाई हो रही है, मुक्का मत मार दियो, झगड़ा मत करियो, इजराइल डू नॉट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स।
पर ईरान कह रहा है कि भाई उन्होंने तो आकर हमला किया। इजराइल कह रहा है कि पहले हमला किया, सीज फायर का उल्लंघन किया ईरान ने, तो हमें भी प्रतिक्रिया करनी थी, देनी थी, जवाब तो देना था। डोनाल्ड ट्रंप दोनों से नाराज हो गए हैं, रूठ गए हैं वो। मतलब पूरी दुनिया को यह दिन भी देखना था, वो रूठ गए। मैं नाराज हूं इजराइल, मैं तुमसे नाराज हूं। एक और ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप का, द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट इट। अब संघर्ष विराम हो गया है, उसका उल्लंघन मत कीजिए। पर इसमें मूल सवाल आता है, वो जो 12 तारीख को, 12 जून को, 12 दिन पहले इजराइल 200 लड़ाकू विमान अपने भेज देता है, ईरान की एयर स्पेस में ड्रोन्स भेज देता है, बॉम्ब करता है, तो ये तो यूएन चार्टर्स, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, सबका खुला उल्लंघन था। तो उस उल्लंघन पर चुप्पी क्यों साध गए थे? और उसके बाद तो खुद 3 परमाणु स्थानों पर, ठिकानों पर ईरान के बम किए, बम डाले। डोनाल्ड ट्रंप ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया। और फिर सवाल वही, भारत और पाकिस्तान के बीच भी जो सीज फायर हुई, किन शर्तों पर हुई आज तक हमें पता नहीं। 21 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू होगा, देखते हैं पता लगता है या नहीं। लेकिन यहां पर किन शर्तों पर यह सीज फायर हुआ और जिस मंशा के चलते, जिस उद्देश्य के चलते यह जंग की गई, क्या वो उद्देश्य पूरे हो गए? भाई इजराइल तो यह कह रहा था ना कि परमाणु हथियार बना रहा है, बनाना चाह रहा है ईरान, और यह हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। खुद हथियार लिए बैठे, एनपीटी पर साइन नहीं किया। तो क्या परमाणु हथियार बनाने की क्षमता पूरी तरह से खत्म कर दी है? यही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे आई मे नॉट के बाद, जब बमबारी की मिडनाइट हैमर के जरिए। पर उसके बाद बोले नहीं नहीं, सत्ता परिवर्तन करना है, आई हैव टू मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो महान बन गया ईरान, सत्ता परिवर्तन हो गया। या दरअसल ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि ये इजराइल और अमेरिका साथ भी आ जाएं तो भी हमारा अस्तित्व खत्म नहीं कर सकते। ये खमेनाई की जीत हो गई क्या? ये बहुत ज्यादा सरलीकरण हो रहा है, इसीलिए कुछ बातें आपके सामने मैं पेश कर दूं। इस 12 दिनों में क्या कुछ हुआ? ईरान में 900 लोगों की मौत हो गई, 3 परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए, यह दावा किया जा रहा है। 10 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई, उनके टॉप सैन्य कमांडर्स भी ढेर कर दिए गए, अर्थव्यवस्था भी तबाह हुई। लेकिन इजराइल का भी नुकसान हुआ, 75,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। तेल अवीव, हाइफा में जबरदस्त नुकसान हुआ है, कई शहरों में बड़ी तबाही हुई। अब ईरान के लिए नफा क्या है? न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखने का दावा कर रहा है कि हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था आयरन डोम, उसकी शान में बड़े कसीदे पढ़े जा रहे थे दुनिया में, पता लगा वो अभेद्य नहीं है, और खमेनाई अपनी सत्ता कायम रखने में कामयाब हो गए। नुकसान का मैंने आपको बता दिया। उधर इजराइल की बात करें तो नफा क्या हुआ? वो कह रहे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने रोक दिया, वैज्ञानिक मार दिए, ईरान में 1500 किलोमीटर तक हमला किया, और अमेरिका, EU का समर्थन हमें मिल गया। पर दुनिया फिर से 2 खेमों में भी बट गई है क्या? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ईरान ने अपनी जान भी बचा ली, पिंड छुड़वा लिया क्या? आसान भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, वरना उसका हश्र इराक या लिबिया जैसा हो सकता था। पर क्या पूर्ण विराम लगा है, या ये कहने का संघर्ष विराम है? अभी तो पिक्चर बाकी है। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सबसे अहम सवाल तो यह है कि युद्ध भड़काया गया। युद्ध तो भड़काया गया ना। युद्ध भड़काने के बाद शांति की भाषा, ट्रंप का अजब और गजब तमाशा, और खुला खेल फर्रुखाबादी, होगी दुनिया की बर्बादी। उस ओर जा रहे हैं क्या हम?
कोई वर्ल्ड ऑर्डर, कोई तौर तरीका सलीका नहीं बचा है। चर्चा में मेरे साथ दो ब्रेव सोल्जर्स एंड प्राउड सोल्जर्स, मेजर जनरल विशंबर दयाल रिटायर्ड और मेजर जनरल यश मोर रिटायर्ड। स्टूडियो में मेरे साथ एक और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे हैं। मेरे सहयोगी आशीष सिंह लगातार विदेश नीति को भी कवर करते हैं और राजनीति को भी। सुरेंद्र कुमार साहब हैं, मेरे शो पर पहली बार आ रहे हैं। जाने माने डिप्लोमैट हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं लिबिया में भारत के, और फाउंडर प्रेसिडेंट हैं इंडो अमेरिकन फ्रेंडशिप एसोसिएशन के भी। पवन वर्मा एक और जाने माने राजनीतिक चोगा भी ओढ़ा है, लेकिन आज सिर्फ राजनयिक बातें मैं करने वाला हूं। और एक और बेहद खास मेहमान, आज मैं उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करने वाला हूं। मोहम्मद हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं 10 साल, ईरान में हमारे राजदूत भी रह चुके हैं। और सरपंच की जब मैं बात कर रहा हूं, दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा सरपंच तो संयुक्त राष्ट्र है, लेकिन आजकल चुपचाप बैठा है लाचार बेचारगी की मुद्रा में। वहां पर हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुके हैं हामिद अंसारी साहब। सर, प्लेजर टू हैव यू। पर ये आज जो सीज फायर हुई है, ये सीज फायर हुई भी है या नहीं हुई है, या दरअसल कूटनीति एक तमाशा बन गई है आज की तारीख में? हामिद अंसारी साहब, ये सवाल आपसे था। देखिए, इतिहास हमको ये बताता है कि लड़ाइयों में जब कभी सीज़फायर होती है तो उनमें आपस में खामोशी से बातचीत हो जाती है, उसके बाद एक ड्रामा पब्लिक के लिए रचा जाता है। उसमें कल जो हुआ है या आज सुबह जो हुआ है, यही चीज़ हुई है। बात पीछे हुई होगी, सबसे हुई होगी। कोई इसका जिक्र नहीं कर रहा है कि इस मामले में रूस का क्या रोल था, मगर ईरान के विदेश मंत्री कल रूस गए थे, बड़ी तफसील से उनकी बात हुई। रूस ने अपनी तरफ से क्या कंडीशंस थे उसके मुतल्लिक़ एक अखबार में लिख भी दिया है। तो ये सब मिला के एक नई खिचड़ी पकी है, जिसमें कि चलता रहेगा इस तरह से। थोड़ी वायलेशंस होंगे, थोड़ा सा इजराइल धांधली करेगा, थोड़ा सा अमेरिका धांधली करेगा, मगर मेरा ख्याल है कि ये चीज़ जो आज सेटल हुई है, अब ये चलने वाली है। तो ये सेटल कैसे हुई, ये हल कैसे निकला? क्या ईरान ने कल कतर में अमेरिकी सैन्य जो बेस है उस पर भी हमला कर दिया? हालांकि उसकी जानकारी पहले दी भी गई, पर यह इरादा जाहिर कर दिया कि हम अमेरिकी ठिकानों पर भी हमला कर सकते हैं। और ईरानी मीडिया आज की तारीख आज दावा ये कर रही है, अमेरिका को डर लगा तो अमेरिका युद्धोन्माद के बाद, वॉर मॉन्गरिंग के बाद शांति स्थापित करता भी दिखाई दिया है। इसे आप कैसे रीड करते हैं सर? देखिए, ईरान ने हमेशा कहा है कि अगर हमारे साथ ज्यादती की जाएगी तो हम उसका जवाब देंगे, और ईरान ने पिछले दिनों में ये साबित कर दिया है कि जब जब उनके साथ इजराइल ने या अमेरिका ने ज्यादती की है, उन्होंने उसका जवाब दिया है। संघर्ष विराम हमेशा कुछ शर्तों पर होता है सर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, हम सबसे बेहतर जानते हैं। तो वो शर्तें क्या कुछ सामने समझ में आ रहा है? क्योंकि इजराइल कह रहा है नहीं जी, परमाणु हथियार अब नहीं बना पाएगा, वो क्षमता हमने छीन ली है ईरान से। ईरान कह रहा है हम तो बनाएंगे जी, हमारा कोई नुकसान हुआ नहीं है। अमेरिका सत्ता परिवर्तन की बात कर रहा था, ईरान को महान बनाने की, मेक ईरान ग्रेट अगेन, वो तो हुआ नहीं, सत्ता परिवर्तन हुई नहीं। तो किन शर्तों पर हुआ है ये संघर्ष विराम, और ये स्थायी हल होता दिख रहा है या एक असहजता रहेगी इस इलाके में? देखिए, ये सारी बात जो है शुरू हुई एक धांधली के साथ। धांधली इजराइल से हुई और धांधली अमेरिका की मदद से हुई। आज के अमेरिकन अखबारों में लिखा जा रहा है कि इजराइल ने अमेरिका के राष्ट्रपति को 1 साल पहले बता दिया था कि हम ये लड़ाई करने जा रहे हैं।
तो लड़ाई में वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि ईरान न्यूक्लियर वेपन न बनाए। तो ईरान ने कभी कही नहीं कि हम न्यूक्लियर बनाए। वो ये कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर रिसर्च कर रहे हैं। न्यूक्लियर रिसर्च और न्यूक्लियर वेपन में बहुत फ़र्क है। दूसरी चीज़ वो कह रहे थे कि हम जो उनके प्रेसिडेंट हैं, सुप्रीम लीडर हैं, उनको हटाना चाहते हैं। तो पब्लिक ईरान की इस पर बिल्कुल नहीं राज़ी है। तो दोनों उनके जो मकसद थे वो कामयाब नहीं हुए, और आखिर में अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये बात समझ ली कि वो जिस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। तो फिर खामोशी से पीछे से बातचीत शुरू हुई कि इस मामले को ख़त्म किया जाए। कुछ अमेरिका में लोगों ने कहा, कुछ रूस में लोगों ने कहा, पर कुछ इसे अरब कहने देशों के ने लिए कहा, तो एक और सिस्टम सब है ना उसको सर, मिला वर्ल्ड ऑर्डर जुला में। के। हम यूएन भी है, यूनाइटेड नेशंस है, जिसके आप परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुके हैं भारत की ओर से वहां पर कई साल। तो ये जो दुनिया का सबसे बड़ा सरपंच दरअसल संयुक्त राष्ट्र है, वो चुपचाप क्यों बैठा रहता है? ये खुला खेल फर्रुखाबादी क्यों हो गया? कोई कहीं कुछ भी करे। मतलब मुझे, आई फॉर द लाइफ ऑफ मी कांट बिलीव कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं नहीं, युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन मत करिए, पर जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर की शर्तें हैं, जो नियम हैं, जो कायदे हैं, उनको तोड़ते हुए, उनकी बखियां उधेड़ते हुए इजराइल 200 विमान अपने घुसा देता है ईरान की एयर स्पेस में। देखिए, इजराइल ने धांधली की, इजराइल ने धांधली की, और धांधली अमेरिका की मदद से की, और उस धांधली में नाकामयाब हुआ। तो वो बात दोनों की समझ में आ गई कि ये गाड़ी चल नहीं सकती। इसलिए उन्होंने देखा कि रास्ता क्या है। रास्ता उन्होंने निकाला खामोशी से, पीछे से बातचीत करके। रूस के अखबारों में कल दिमित्री मेदवेदेव, जो कि सीनियर आदमी हैं रूसी सिस्टम में, उनका एक मजमून है जिसमें सब तफसील से लिखा हुआ है कि क्या चीज़ें हैं जो कि रूस ने कहा कि ये नहीं होंगी। तो ये होल्ड करेगा अमेरिका ने ये संघर्ष विराम? आपको लगता है ये स्थायी रूप, स्थायी शक्ल भी अख्तियार करता दिखेगा क्या हामिद अंसारी साहब? देखिए, ये बताना अभी बहुत जल्दी है, मगर ये एक चीज़ हो गई है जिसमें कि अमेरिका और इजराइल को कोई चारा नहीं है कि इसको एक्सेप्ट कर लें। ऐसे में भारत की जो भूमिका रही, इजराइल जो, जी सर, भारत की जो भूमिका रही पिछले 12 दिनों में, हम गाहे बगाहे, हमने चुप्पी तो साधी, किसी का ऐसा खुला समर्थन तो नहीं किया, पर इस चुप्पी में भी एक मौन स्वीकृति इजराइल ने जो भी कार्रवाई की उसे भारत देता दिखाई दिया। और ईरान को लेकर या ईरान पर जो हमले हुए, एससीओ निंदा प्रस्ताव भी पास करता है, तो भारत उससे दूरी बना लेता है। तो भारत का जो रुख रहा वो आपकी नज़रों में कितना कूटनीतिक लिहाज से सही था? देखिए, मेरी नज़र में जो हमारा रुख था वो उससे बेहतर हो सकता था, इसलिए कि हमारे संबंध ईरान से आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं। दूसरी बात, जो हुआ ईरान के साथ एग्रेशन हुआ, एग्रेशन पे कोई दो राय नहीं है, तो हमको ज़्यादा खुल के बोलना चाहिए था, मगर बहरहाल जो भी सरकार की नीति हो उसके मुताबिक जितना वो बोले उसके आगे नहीं बोले। आखिरी सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं ये जो ईगो फाइट, मतलब दुनिया, अंतर्राष्ट्रीय पटल दरअसल क्या एक तमाशा सा बन गया है कि 75 साल के बेंजामिन नेतन्याहू, इसके अंदर आप ये देखिए नुकसान किसका हुआ है। नेतन्याहू जिसकी लोकप्रियता लगातार गोते लगा रही थी, अब उनकी लिक्विड पार्टी वो फिर से थोड़ा सा समर्थन लेती दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप कभी वो वॉर मॉन्गरिंग करते हैं, कभी पीस मॉन्गरिंग, वो नोबेल पुरस्कार चाह रहे हैं। वहां पर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक धड़ा मजबूती से उनके साथ खड़ा है। आयत खमेनाई, उन्होंने अपनी सत्ता बचा ली, उनका भी फायदा नुकसान तो आम आदमी का हुआ और वर्ल्ड ऑर्डर का हो रहा है। देखिए, इस मामले में
3 देश इन्वॉल्व हैं और 3 देशों की पब्लिक इन्वॉल्व है। जहाँ तक कि नेतन्याहू का सवाल है, पब्लिक को मालूम हो गया है, उनकी पब्लिक को मालूम हो गया है कि वो जो पॉलिसी कर रहे थे वो गलत थी। जहाँ तक ट्रम्प साहब का सवाल है, अमेरिकन कांग्रेस में डिबेट शुरू हो गया है कि जो राष्ट्रपति ने किया वो गलत था, कानून के खिलाफ था। तो धीरे धीरे ये बातें साफ हो जाएंगी, मगर अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि सीज़फायर हो गई है और जो कंडीशंस हैं वो ईरान को एक्सेप्टेबल हैं, इसलिए ईरान उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो चलिए, बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड, ये बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी, आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हामिद अंसारी साहब। और अब बाकी जो हमारे पैनलिस्ट हैं, पहले मैं एम्बेसडर सुरेंद्र कुमार आपसे जानना चाहूँगा। हामिद अंसारी कह रहे हैं लगता है कि ये शांति स्थायी रूप भी अख्तियार करती दिखेगी, आप भी इतने ही आशावान हैं, या अभी दरअसल हमें यही नहीं मालूम संघर्ष विराम हुआ भी है या नहीं हुआ है, और शर्तें तो किसी ने बताई नहीं है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बड़ी अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं। वो करते हैं, अपनी तरह से करते हैं, जो चाहते हैं तब अनाउंस करते हैं, और उसकी सारी बातें उनको ही पता रहती हैं, उनके कैबिनेट को ही पता नहीं रहती। इंडिया पाकिस्तान सीज फायर के अनाउंसमेंट किसने? उन्होंने किया था। कल रात भी अनाउंसमेंट किया, उन्होंने किया था। 1 मिनट वो कहते हैं कि ईरान के लीडर को जहाँ भी छिपे हैं वहाँ से ढूंढ के मार सकते हैं। कभी उनको कहते हैं सरेंडर करिए। सबसे बड़े जो है, सबसे शक्तिशाली 30,000 पाउंड के बम गिराए उन्होंने। मैं समझता हूँ कि ट्रंप साहब एक नहीं, हर एक लीडर जो तीनों देशों के हैं वो 3 अलग अलग तरह के कॉन्स्टिट्यूंसीज को एड्रेस कर रहा है। एक उनका जो है ट्रंप साहब का पार्टी है, पार्टी में उनके मेगा वाले सपोर्टर हैं, वो नहीं चाहते लड़ाई हो। दूसरे हॉक्स हैं, वो चाहते हैं लड़ाई हो। दूसरा उनका अपना व्यक्तित्व है, उनको बहुत बड़ी ये बलाल है इस बात का कि ओबामा को नोबेल प्राइज़ मिला, इनको नहीं मिला। जो कुछ काम का हर चीज़ में आकर नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। अब जो कुछ ईरान के खिलाफ कहा हो, कल उन्होंने क्या कहा है? गॉड ब्लेस ईरान, गॉड ब्लेस मिडिल ईस्ट, गॉड ब्लेस इजराइल, गॉड ब्लेस यूएसए, सब का नहीं, भगवान ने तो सबको आशीर्वाद दे दिया सुरेंद्र कुमार साहब पर। ये जो मंशा थी, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे मैं तो सत्ता परिवर्तन करूंगा, महान बनाऊंगा ईरान को, हासिल क्या हुआ? ये युद्ध विराम किन शर्तों पर हुआ? और इसमें फिर अगर युद्ध विराम हो गया, ये स्थायी हो जाता है, तो जीता कौन, हारा कौन? देखिए, इस तरह के माहौल में हर चीज को एकदम स्पष्ट कहना कोई लीडर नहीं कहता। दूसरी बात यह है कि युद्ध विराम में जब पोस्टरिंग चलती है, पहले कहेंगे हम सत्ता हटाएंगे, दूसरा नत्ता नहीं हटाएंगे, ये तो पोस्टरिंग है। डिप्लोमेसी में हर चीज़ के हर सारे पत्ते एक साथ नहीं खुल सकते। ये मान के चलिए, पहले तो ये है कि जिस वजह से, जिस कारण से भी हुआ हो, सीज फायर हुई है, तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। हमारे 9.5 मिलियन हिंदुस्तानी वहाँ काम करते हैं खाड़ी में, उनके जो रोजी रोटी का सवाल है, हमारे रेमिटेंस आते हैं, पीस होना चाहिए, ऑल सप्लाई डिस्ट्रप्ट। अब ये तीनों देख अपने तरह से इंटरप्रेट करके पब्लिक को दिखाएंगे कि हम जो हैं सक्सेसफुल हो गए। ईरान कह गए देश का जो विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है, उन्होंने जैसे बॉम्ब, उसके बावजूद हम खड़े हुए हैं, हम अभी गिरे नहीं हैं, हम खत्म नहीं हुए। तो वो सबको कहेंगे। अब देखिए, आपके हिसाब से इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा, या ये किसी को पता ही नहीं लग पाएगा? देखिए, इतनी जल्दी कोई नहीं बता सकता कौन हारा कौन जीता। कोई नहीं बता सकता। अमेरिका के ट्रंप वाले देखिए, वो खुद कहते हैं कि हमने सब खत्म कर दिया, और उनके जनरल चीफ ऑफ स्टाफ कहते हैं कि इतनी जल्दी से जो कुछ क्षति हुई है उसको इतनी जल्दी से पता नहीं कर सकते, टाइम लगता है। तो ये तो देखिए पोस्टरिंग चलते। मैं ये मानता हूं कि जो कुछ हुआ है उसको सभी देशों को स्वागत करना चाहिए। आगे जैसे खुलते जाएंगे रीजन से, कम से कम एक वार्तालाप तो शुरू हो रहा है, एक डिप्लोमेसी डायलॉग को कोई एक जो है मौका मिल रहा है। केवल बातों जो है मिसाइल से, बॉम्ब से हो रही थी, वो किसी तरह से वार्तालाप के शुरू होंगी। इस तरह की पहल का हमें स्वागत करना चाहिए। हर देश अपनी तरह से प्रेजेंट करेगा। अब देखिए कल क्या एक तरह का तमाशा जैसा है, ईरान ने कतार पर अटैक किया। अमेरिका के प्रेसिडेंट का हमको पहले बता दिया था, कतार को पहले बता दिया। जब दोनों को पहले बता दिया तो अटैक किस लिए किया? पब्लिक को बताने के लिए हम अटैक कर सकते हैं। जब दोनों को पहले पता है, अभी ये भी खबर आ रही कि जो है ईरान को भी शायद बता गया था कि आपको बॉम्ब गिराने वाले,
नहीं बताओ, कम से कम 3 हफ्ते से कह रहे थे हम वहाँ बॉम्ब गिराएंगे। इतना टाइम मिल गया कि ईरान अपने ट्रक्स भेज करके वहां से सामान निकाल सकते। वही बात मैं हामिद अंसारी साहब से भी पूछ रहा था सुरेंद्र जी कि ये नेतन्याहू का भी फायदा हो रहा है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को केटर कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी, खैमनाई भी, आम आदमी इसमें लपेटा खा रहा है, दुनिया की सांसें अटक रही हैं, आर्थिक जो स्थायित्व और स्थिरता की बात है वो गोते खा रही है। अजब गजब खेल हो रहा है। देखिए मोदी जी कहते हैं एक सिचुएशन जिसमें सारे लोग समझते हैं विनर्स हैं, वो भी सही सिचुएशन है। इसमें तीनों लोग समझते हैं विनर्स हैं, तो इससे अच्छी सिचुएशन पब्लिक के कोई नहीं सोचता। पब्लिक की बात बाद में आती है। लीडर्स, तीनों लीडर कह सकते हैं हमने जो करना था कर लिया, संघर्ष विराम में किन शर्तों पर हुआ वो पता नहीं लगता। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच भी संघर्ष विराम हुआ, वो नहीं पता लगा। वेल अब्बाद साहब, आप कैसे देखते हैं इस संघर्ष विराम को? कल तक जो लग रहा था कि और व्यापक और भीषण हो सकता है ये युद्ध और लंबा खिंच सकता है, इसका परमाणु रंग भी, और तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर हम खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। आज ये संघर्ष विराम जो हुआ है, इसे कैसे देखते हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आपके स्वागत है। मैं ये बातचीत करना, ये सबसे बड़ी बात ये है, आप बिल्कुल सही है कह रहे, हर आदमी के लिए उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी देख रहे। हर राष्ट्रपति है, जो अमेरिकन राष्ट्रपति खुद कह रहे उनकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अटैक ईरान के ऊपर करा दिया था, और उसके बाद फिर उन्होंने कांग्रेस भी इन्फॉर्म भी नहीं किया था। अभी तक शायद इम्पीचमेंट हो सकता है अगर वो चल रहा था अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, तारीफ का पॉलिसी है, सारी गड़बड़ हो गया था। इसलिए ये तो उन्होंने खुद बंद करने के लिए तैयारी है जल्दी से जल्दी। इसलिए उन्होंने इन्फॉर्म भी किया था ईरान के लिए, हटा दिया था सारा न्यूक्लियर रिएक्टर जो उन्होंने लगा दिया एनरिचमेंट यूरेनियम, और उसके बाद फिर कतार में एक बुरा कतार में इंटरफियर इसमें वेलबाद साहब जो मूल बात थी, सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि भाई परमाणु हथियार ईरान को नहीं बनाने देने। क्या परमाणु हथियार बनाने का जो कार्यक्रम था, यूरेनियम एनरिचमेंट का जो कार्यक्रम था, उस पर ऐसा नुकसान, ऐसी क्षति दे दी है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए अमेरिका ने और इजराइल ने भी जो पहले हमले किए थे, कि अब वो परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा? या वो जो आशंका या संभावना जाहिर की जा रही है कि अब तो उसे और तेजी से आगे बढ़ाएगा ईरान? देख लो, नुकसान तो हो गया। मुझे मालूम है, जब तक हमको अफगानिस्तान 2001 के वहां पर अमेरिका में B-52 बम्बार्ड आ गया था, वहां पर भी यूज किया था। हमको देख लेते 150 किलोमीटर दूर है, वो इतना अर्थ शेकिंग हो रहा है जैसे आपका जिलज़ाल हो गया। यानी मतलब कुछ ना कुछ डैमेज हो गया हर हालत में, ऐसा नहीं बोलना नहीं हो गया डैमेज तो हो गया। लेकिन ईरान में थोड़ा से लो प्रोफाइल भी किया था, क्योंकि संदीप वो मानते भी नहीं है, मतलब आ गया प्रोवोकेशन करने के लिए। अगर उन्होंने इंतकाम और चाहिए तो इसका मकसद ये बोलो आप रीजनल वॉर, जो नेतन्याहू खुद मांग रहे, अमेरिका इन्वॉल्व करना चाहते, तो इसलिए ईरान थोड़ा चुपचाप करे। लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी में अभी कह रहे सुपरविजन हो सकता है, इंस्पेक्शन भी करता है, लेकिन ईरान में गिविंग इट्स ओन असेसमेंट, ये सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात ये, तो मतलब एक सेकंड सर, एक सेकंड, सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं वेलाबाद साहब। आप क्योंकि इस इलाके के फॉरमोस्ट एक्सपर्ट हैं, तो दरअसल जो परमाणु खतरे की आशंका जाहिर करता था इजराइल कि हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है, वो खतरा खत्म करने में या उसे दूर करने में काफी हद तक इजराइल और अमेरिका का ये सैन्य कार्यक्रम, ये कार्रवाई सफल हुई है। क्या हम ये माने? ये किस चीज के खतर हो गया? जब तक इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी खुद बताया था दोस्त, जो पिछले साल में ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल पीसफुल है, ये सबसे बात कर रहा है। लेकिन जो जब तक पॉलिटिकली मोटिवेटेड उनका स्टेटमेंट उसके बाद आ गया था, इसका मकसद एक ही है, अमेरिकन और इजरायली अपीसमेंट करना चाहते। ये हिज्जा लगाया था संदीप, वो इसके रेजिम चेंज पॉलिसी शुरू कर रहा है। नेतन्याहू खुद फूल किया था अमेरिकन प्रेसिडेंट में, कह रहे ये तो हम लोग, पर रेजिम चेंज तो नहीं हुई, अब खैमेनाई तो और मजबूत होकर उभरेगा ना। ईरानियों में पहले भी हीरो, अब तो और बड़े हीरो के तौर पर खैमेनाई को देखा जाएगा कि दुनिया की सबसे ताकतवर मुल्क, वो साथ में इजराइल के आया, हमारा जो दुश्मन नंबर 1 है, लेकिन हम डटे रहे, अड़े रहे और हम पीछे नहीं हटे। देख लो, ये हर दुनिया में हर देश में हक है, अगर आपके लिए किसी के देश में अटैक करना है, दिस इज योर राइट टू डिफेंड योरसेल्फ। जो भी अमेरिका है या इजराइल में किसी देश भी है, दे हैव द फुल राइट टू डिफेंड देमसेल्फ।
यहां पर जो हामिद अंसारी साहब कह रहे थे वेल अव्वाद कि हमें रूस की भूमिका, क्या उस पर कम रोशनी डाली जा रही है या कम चर्चा हो रही है? क्या रूस मजबूती के साथ खड़ा था ईरान के और इसीलिए अमेरिका को थोड़ा कदम पीछे खींचने पड़े? यहां पर कल तक तो बातचीत ये हो रही थी कि रूस खुलकर नहीं आ रहा है ईरान के सामने, इसीलिए ईरान वो लगभग अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, घेराबंदी हो रही है ईरान की। नहीं, देख लो, रूसी का रूल है, बहुत अहमियत है, लेकिन रूस में सीरियल नुकसान हो गया था जब तक अभी तक दूसरी सरकार आ गया। अभी तक ईरान में अगर ये समझ लो, ईरान का चीनी को और रूसी के लिए बहुत नुकसान हो जाएगी और इंडिया के लिए बराबर भी नुकसान हो जाएगी। आपका मालूम हो गया नॉर्थ साउथ वो जो कॉरिडोर है बनाया था रशिया, अजरबैजान, तेहरान, इंडिया के लिए, ये तो अगर कल सरकारी ईरान का सरकार तोड़ने के लिए अमेरिका तो आप समझ लो 7 ईरान बन जाते, और 7 ईरान बन जाते, इसका मकसद ये है पूरी डिस्टर्बेंस हो रहा है वहां पर है। तो ये इलाका तो डिस्टर्ब पहले भी था वेल अव्वाद साहब, आने वाले दिनों में। हाँ सर, प्लीज बात जारी रखिए प्लीज, सॉरी। ये रूसी में उन्होंने खुद 2015 गारंटी भी दे दिया था, उनकी जो एनरिचमेंट यूरेनियम है जो इरानियन बन गया था उनके साथ में रहने के लिए एज अ गारंटीयर। आज तक जब तक आप लोग अटैक कर रहे तो रूसी में कह रहे हमारा भी, हम लोग सुपर पावर भी है, हमारा रूल भी करना चाहिए, और अमेरिका को बताया था रुक लो, ये रुकना चाहिए हर हालत में, इसलिए वो तो द रूल ऑफ एज अ रिस्पॉन्सिबल पावर शुड बी देयर फ्रॉम रशियन एज वेल। पर इसमें अब जिस तरह की कूटनीति हो रही है, ये आने वाले दिनों के लिए क्या संकेत दे रहा है? ये खुला खेल फर्रुखाबादी, जो कुछ करना चाहे वो कुछ भी कर सकता है। There is effectively no world order today. Absolutely. बिल्कुल, I'm in agreement with you. और आगे ये प्रोग्राम क्या हुआ, इत्तेफाक क्या हुआ, हमको nobody knows what is only ceasefire। उसके बाद क्या है ईरान में? तो अनईजी पीस होगी अभी यहाँ पर इस इलाके में, वो शांति बनेगी भी तो वो असहज होगी, उस पर हमेशा बादल मंडराते रहेंगे। बिल्कुल, ये तो अभी शांति यहाँ पर जब तक फलस्तीनी का हल का मसला नहीं हो रहा ना, तो परपेचुअल प्रोवोकेशन फॉर परमानेंट वॉर, ये हमारा किस्मत है वहां पर वो स्टेशन। जनरल यशमोर, अब जो ये परमाणु पहलू है, जो वेल अव्वाद कह रहे थे कि लगता है कि परमाणु क्षमता या परमाणु हथियार बनाने के जिस कगार पर खड़ा था वहां नुकसान हो गया है ईरान को, क्या आप ऐसा मानते हैं? या ईरान की तरफ से, और आज जो उनका मीडिया लगातार कह रहा है हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, और वहां दम भी भरा जा रहा है कि हम तो और तेजी से अब परमाणु हथियार बनाने की तरफ अग्रसर होते दिखाई देंगे, ये मीडिया का दावा हो रहा है। संदीप जी, इस पूरी चीज के अंदर अगर आप मेरी निष्पक्ष राय चाहते हैं एज अ फौजी इस सिचुएशन को देखते हुए, तो आई थिंक हेड्स ऑफ टू ईरान। ना तो तख्ता पलट हुआ और इतने टॉप मिलिट्री लीडर गए पहले फेज में, सारे साइंटिस्ट को मार दिया गया, लेकिन कमाल की बात है कि जो उनकी सेकंड रंग लीडरशिप थी, उन्होंने जो कमाल करके दिखाया, पहले तो टेल अवीव, हाइफा, और इजरायलीज को भी थोड़ा महसूस हुआ कि जब बम गिरते हैं शहर में तो क्या होता है, तो ये इजराइल गॉट सम पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जो कि इजराइल ने बाकी देशों में देता रहा, वो ईरान ने काबिलियत करके दिखाई। दूसरा ये भी दिखा दिया कि ये आयरन डोम है, फलाना ढिकड़ा है, सारी की सारी चीजें जो है, दीज आर नथिंग इज इनविंसिबल। आपको जो है अगर अच्छी तरीके से कोई आपको मारना चाहेगा तो दे विल फाइंड वे। तो वो तीसरी चीज जो इसमें नजर आई है वो ये है कि ईरान का कद, अली खमैनी का कद, उनकी IRGC का कद, उनकी मिलिट्री, उनकी जो साइंटिफिक कम्युनिटी का है, उसका कद ऊपर गया इस पूरी की पूरी चीज के अंदर। एक तो रशिया चाइना खुल के सामने आए और इन्होंने US के ऊपर वो करके दिखा दिया जो किसी की हिम्मत नहीं थी कि US की बेसिस के ऊपर अटैक किया जाए। फिर इन्होंने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो बड़े तरीके से पहले ईरान की पार्लियामेंट ने, मजलिस ने पास किया, उसके बाद उन्होंने कहा हम देखेंगे इसको कब बंद करेंगे, तो ये करके दिखाया इन्होंने कि उस कगार पर थे बंद करने के। इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन हो जाता है, एटलीस्ट साउथ एशिया का तो हो ही जाता। तो उस पूरी चीज के अंदर अगर आप देखो, नहीं, इसका दूसरा पहलू जनरल यशमोर, क्या ये भी हो सकता है कि अपनी जान बचा ली, वो साधारण सरल भाषा में कहते हैं पिंड छुड़वाया ईरान ने, वरना अमेरिका और इजराइल अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखते तो इराक और लीबिया जैसा हाल हो सकता था ईरान का। नहीं, हो नहीं सकता, वो दौर चला गया, वो दौर अब
अब अमेरिका की हिम्मत नहीं कि दोबारा दे पुट बूट्स ऑन ग्राउंड, कि टैंक लॉन्च कर दें, सिपाहियों को ग्राउंड पे उतार दें। वो अब भुगत चुके, अभी तो अफगानिस्तान से निकले, अभी तक तो मतलब कतर में जो सैन्य बेसिस पर निशाना बनाया, चाहे मिसाइल अटैक की जानकारी पहले से ही दे दी थी, जो हमें मीडिया के जरिए पता लग रहा है अमेरिका को, उससे अमेरिका को लगा कि भाई हमारे ऊपर हमारी जान पर भी बना सकती है, और वहां बॉडी बैग स्टोरी इज नॉट टॉलरेटेड इन अमेरिका। वहां पर उनके सैनिक मारे जाएं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और अमेरिका की बहुत सी वल्नरेबिलिटीज में एक्सपोज हुई हैं। और एक बड़ी कमाल की बात क्या है संदीप जी, ये पूरी की पूरी लड़ाई ट्विटर के ऊपर चल रही है, डिप्लोमेसी। और ट्रंप की जो इमेज है कि वो उस पर कोई एतबार नहीं कर सकता, वो कभी कुछ कहता है, करता कुछ है। एफ वर्ड यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये तो मैंने पहली बार देखा है। आई थिंक उनकी पूरी की पूरी इमेज जो है, मुझे सही शब्द नहीं आ रहा, बट एक नहीं, पर ये न्यूक्लियर वॉरफेयर और आगे बढ़ता दिखाई देगा क्या? अगर ईरान की क्षमता पर ऐसी चोट, ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, तो फिर हासिल क्या है? फिर तो मतलब अब ये रास्ता साफ हो रहा है, भाई नॉर्थ कोरिया पर कोई हाथ नहीं डालता क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार है। अब ये बात क्या और मजबूती से सबके जहन में जाती दिखाई देगी क्या? क्या दरअसल एक बड़ा जो लेसन इस पूरी जंग का, 12 दिन की जंग का निकल के आ रहा है कि भाई परमाणु हथियार तो बनाना जरूरी हो जाता है अपनी जान बचाने के लिए। अब आप संदीप जी मार्क माय वर्ड्स, मैंने 3-4 दिन पहले भी आपके शो में कहा था कि अब ईरान तेजी से बनाएगा, जल्दी बनाएगा, टेस्ट करेगा और पूरी दुनिया को दिखाएगा कि यस वी हैव द न्यूक्लियर बॉम्ब, और उनकी मदद करेंगे, रशिया करेगा, चाइना पर ये अमेरिका कैसे होने देगा? उसी को तो रोकने के लिए बैठा है। तो फिर ये टेम्पररी ट्रूस हो सकती है क्या? ये अस्थायी युद्ध विराम हुआ है क्या? ये अमेरिका को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अमेरिका बार बार हर जगह हार एक्सेप्ट करता रहा है। अमेरिका जो ब्लस्टर है अमेरिका का, जो ये मैं कई बार कहता हूं अपने बच्चों को जब पढ़ाता हूं, ओनली गॉड अमेरिका नोज इज फायर पावर। ये हर जगह नहीं कामयाब हो सकता कि आप अपने बॉम्ब भेज दें, लोगों को, निहत्थे लोगों को मार दें, तबाही करते रहें। कितनी तबाही करेगा अमेरिका जब वो अब लोगों को इवन विद इन अमेरिका पीपल आर। ये मैंने दर्शकों को जानकारी दी थी, 1776 जब से अस्तित्व में अमेरिका आया है, 400 से ज्यादा सैन्य कार्रवाई वो कर चुका है। और अगर हम 1950 से 2019 की बात करें तो 200 से ज्यादा बार सैनिक कार्रवाई, कोल्ड वॉर में 72 बार सैनिक कार्रवाई। तो अब वो दौर मुझे लगता है खत्म हो रहा है। अब खत्म हो रहा है या दरअसल वो दौर फिर से शुरू हो रहा है? नहीं, एक सेकंड सर, जनरल बिशंबर दयाल भाई, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर वो करते हैं, ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधा हमला करते हैं, सटीक हमला करते हैं। संदीप, ये बहुत डिफरेंट दौर है, ये लड़ाई का भी डिफरेंट दौर है। देखिए, ये कॉन्टैक्टलेस वॉर है, ये वॉर्स ऐसी हैं जिसमें आत्मसंपर्क नहीं हुआ है किसी का भी। तो ये कॉन्टैक्टलेस, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से डिस्ट्रक्टिव वॉर्स हैं। आप डिस्ट्रॉय कीजिएगा, अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, आप पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बता दीजिएगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव है उसकी जो परमाणु वो है उसको डिस्ट्रॉय करना। आप फायर कीजिए, डिस्ट्रॉय कीजिए, क्लेम कीजिए। तो सब क्लेम कर रहे हैं, ये दौर ऐसा है। ये बहुत अहम बात है, एक सेकंड के लिए रोकूंगा। ये जो क्लेम है ना, ये क्लेम अब किसकी बात सच्ची है, किसकी झूठी है? यहाँ पर ऐसे लग रहा है ईरान कह रहा है कि डर गए हमने जैसे कतर पर हमला किया। मैंने बोला ना, क्योंकि जब तक लड़ाई में आत्मसमर्पण नहीं होता, जब तक सरेंडर नहीं होता, जब तक आप फुट्स ऑन ग्राउंड डाल के उसको सरेंडर करके अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप को एज ए प्रिजनर नहीं बट एज ए सिर झुका के वो आपके टेबल पे नहीं आती आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पर, जब तक दुनिया में ऐसी लड़ाई लड़ेंगी चलेंगी। ये लड़ाई इनकंक्लूसिव है, अनसर्टेनिटी रहेगी। ये कोई सीज, देखिए हमने कहा हमने तो सीज फायर कर लिया पाकिस्तान से, लेकिन हमने अपना ऑपरेशन जो है सिंदूर जारी रखा। ये माहौल है दुनिया का। नहीं, पर इसमें हासिल नहीं पता लग पाते ना, कोई हमें आज तक भारत पाकिस्तान के संघर्ष विराम भी किन शर्तों पर हुआ नहीं पता लगा। ये किसी को भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि डोमेस्टिक जो आज के दिन जो लीडरशिप है ना वर्ल्ड की, वो भी जो ऐसी दुनिया वैसी है। तो तमाशा हो गया है आज, जंग युद्ध भी तमाशा हो गया है, पहली बात राजनीतिक तमाशा हो गया है क्या? संदीप, एक पहली बात तो मानिए, ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं, ये ट्रम्पोलर वर्ल्ड है। ट्रम्पोलर वर्ल्ड है, वो बोलता है
कुछ भी बोलता रहे पर करता भी ऐसी बात नहीं और फिर करा भी देता। देखना ये सीज फायर जितना भी टेम्परेरी है, इसमें तीनों सीज फायर चाहते थे। ईरान भी चाहता था, ईरान की शाख बच गई, ईरान का अस्तित्व बच गया, ईरान की इस इलाके में सोवरेनिटी जो है उसकी वो इंटैक्ट है और कोई बेस नहीं बना। वरना आज के दिन इजराइल जिस तरह से उन्होंने सुपीरियोरिटी ले ली थी, एयर सुपीरियोरिटी ले ली थी, दबादब करते रहते, अपनी डिस्ट्रक्शन बच के निकला टू फाइट अनदर डे। नहीं तो पीछे क्यों हटा अमेरिका और इजराइल? वो तो सत्ता परिवर्तन और ईरान को महान बनाने की बात पता था, उनको रियलाइज हुआ कि सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि ग्राउंड पे जो उनको फीडबैक था, जो उनकी इंटेलिजेंसीज का था कि टॉप, जैसे जनरल मोहर ने बोला, टॉप मिलिट्री लीडरशिप एलिमिनेट कर दो, शायद सेकंड रंग लीडरशिप जो है वो इसके अगेंस्ट जाएगी, लेकिन कोई भी नहीं गया उसके अगेंस्ट। तो अब ये है कि भाई वेट, हो सकता है 1 साल 2 हो सकता है इंटरनली ईरानियंस ही थ्रो कर दें। तो ये गेम जो है, ये गेम है सब। इसमें से ईरान जो है वो इसमें से विक्ट्री भी क्लेम कर रहा है, बच के भी निकल गया, अपनी डिस्ट्रक्शन बचा ली, उसकी और बहुत नुकसान होता। इजराइल जो है उसका जैसे बोला, उसकी आयरन डोम वोम सब, उसका जो फसाड था वो गिर गया और आर्थिक नुकसान बहुत हुआ है। अमेरिका नुकसान तो चलो भर लेंगे वो लोग। नहीं 5,85,000 करोड़ गजा में लग चुके हैं। यहाँ पे बिल्कुल 60,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स वहां बंद हो चुके हैं 1.5 साल में। पूरा ट्रंप साहब ने प्रेसिडेंट बनते ही कहीं सऊदी अरेबिया आए, वो आए नहीं, गरीब मुल्कों में थोड़ी गए, वो तो उन मुल्कों में गए जहां से उन्होंने, और इजराइल तो बिल्कुल उनका सैटेलाइट स्टेट है, क्यों नहीं मानते? यहाँ पूर्णिमा सोडानी है हमारी दर्शक, वो कह रही है डोनाल्ड ट्रंप की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है, विश्वास करने लायक नहीं। पोल खुली है या दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जैसे चाह रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर को वैसे चला रहे हैं? बिल्कुल वैसे चला बहुत रहे से हैं। लोगों को मजाक भी लगे, तमाशा लगे। साहब पूरा यूरोप अब मानने लग गया ना। चाइना ने भी कहा ना हम अपनी संधि करेंगे, ट्रेड ट्रीटी करेंगे, और खुल के चाइना कुछ नहीं बोला है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि भाई ये वायलेशन है, ये सब सिमेटिक। अमेरिका जानता है, अमेरिका की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, ये ईरान ही बचा है, अदरवाइज तो इस ईरान के सिवाय इस पूरे इलाके में उन्हीं तो का यहां पर राज है। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का आशीष, डोनाल्ड ट्रंप एक होता है डिस्ट्रक्टर, मैं डिसरप्टर शब्द इस्तेमाल करूं, ही इज बिकम द डिसरप्टर इन चीफ ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। वो ऐसे अवरोध, ऐसे उलटफेर कर रहे हैं और मानना पड़ रहा है। यहां हम कहें कि ये क्या है, ये व्हाट द एफ वर्ड भी वो यूज करते हुए दिखाई देते हैं। वो किस तरह के अपने ट्रूथ अपने प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हैं, अरे रोक दो, डोंट बॉम्ब देम। मतलब ये लगता नहीं है कि दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा। वो कर भी रहे हैं। A lot of people say he shouldn't be taken seriously, पर क्या दुनिया बहुत गंभीरता से ले भी रही है? ये दुनिया कितनी गंभीरता से ले रही है, आपके सवाल का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग मैं बताऊं। भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, 2 लाइन आपको पढ़ के बताता हूं, सवाल में जवाब आपका खुद ही आपको मिल जाएगा। While we remain deeply concerned about the prospects for overall and sustained regional security and stability, we welcome reports of a ceasefire between Iran and Israel and the role played by US and Qatar in bringing it about। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय अपने प्रेस रिलीज में कहता है रिपोर्ट्स ऑफ अ सीज फायर, तो भरोसा तो कोई कर नहीं रहा है कि ये जो कह रहे हैं वो ये वाकई अचीव कर पाए हैं कि नहीं, और ये कितने दिन सस्टेन कर पाएंगे इस सीज फायर को या नहीं। हाउएवर मैं एक बात जरूर इसमें अमेरिका की पोल खुल रही है या अमेरिका और मजबूत होता जा रहा है? देखिए मुझे लगता है मल्टीपोलर वर्ल्ड तो छोड़िए, ये यूनिपोलर ट्रम्प पोलर वर्ल्ड जो शब्द इस्तेमाल किया, आप नोट कर लो मेरी बात, ट्रम्प पोलर वर्ल्ड हो रहा है ये, और थर्ड टर्म लेगा वो, देखना। एक सेकंड। देखिए मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इस जंग में कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका थोड़ा ज्यादा मजबूती से जरूर आया, इजराइल को नुकसान हुआ है। अगर देखिए जो शर्तों की आप बात कर रहे हैं, कॉन्टोर्स बाद में सामने आते हैं। हामिद अंसारी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि अमेरिका को अगर ये रियलाइज हो गया कि वाकई ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने की स्थिति में नहीं थे या उस हद तक एनरिच नहीं किए थे जिसको इन्होंने रियलाइज किया, और अपने एंड्स को वो अचीव नहीं कर रहे थे, जो 2-3 ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने बड़े एक्सप्लिसिट तरीके से आपको बताया, इसलिए अमेरिका ने सूझबूझ के साथ पुल आउट कर लिया। उस आर्ग्यूमेंट को अगर मैं अलग हटाऊं तो आप खुद सोचें, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान के साथ, पिछला सवाल लीजिए पीसीआर, हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी संधि कर ली है, उनको ये समझाने में कामयाब हुए हैं, सारी परिस्थिति को देखने के बाद ईरान ने भी इस रियलाइज किया कि अब इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे,
तो संभव है क्या आने वाले दिनों में वो उस न्यूक्लियर डील को ईरान यही में सवाल कबूल देखिए, मैं करने के इसीलिए लिए? वो सवाल लिया आशीष आप ही, क्योंकि जिस तरफ आप ले जा रहे थे चर्चा को, सुनील कुमार भारती हैं हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं इस युद्ध विराम ने ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने का फ्री हैंड दे दिया है क्या? देखिए, नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, इसी सवाल का जवाब अब उसमें देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डील ये हो गई है कि जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन अमेरिका ने ईरान को ऑफर किया था उसको आखिरकार ईरान ने कबूल कर लिया है, इसके कॉन्टोर्स बाद में सामने हैं, और तब 2015 जुलाई में जो वियना में अमेरिका और ईरान के बीच में अग्रीमेंट हुआ था उसको देखते हुए तो बेटर सेंसेस प्रिवेल्ड। सर क्या पता सैंक्शंस कुछ दिनों में हटने लगे, क्या पता कुछ 9 तारीख बहुत अहम है, 9 जुलाई को वो 90 दिन की मियाद भी खत्म होगी। ये जो टैरिफ वॉर, इस वॉर के अलावा एक टैरिफ वॉर भी चल रहे हैं, पर इस वॉर को आप कैसे देखते हैं? मैंने दूसरा सवाल ये बनाया, खुला खेल फर्रुखाबादी ही होगी दुनिया की बर्बादी, ये खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है। देखिए, हमारे दोनों जो आदरणीय मेजर जनरल हैं और आशीष जी, इन्होंने जो विश्लेषण किया है बेहतरीन विश्लेषण है और मैं इनकी बातों से सहमत भी हूँ। देखिए, ट्रंप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने इसमें सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की छवि उन्होंने नहीं प्रोजेक्ट की। उन्होंने कई बातों का पहले से आकलन नहीं किया। उन्होंने अपने जो खास किस्म के जो बंकर बस्टर्स बम थे, कुल अमेरिका के पास 20 ऐसे बम थे, उसमें से उन्होंने 14 वहां पे गिरा दिए, अब बचे उनके पास 6। ईरान ने कतर और इराक के पास उन्होंने 14 मिसाइलें दागी जवाब देने के लिए। पूरा मामला प्रतीकात्मक था, लेकिन उससे बहुत फर्क पड़ा। अमेरिका के अड्डों के ऊपर कोई मिसाइलें दागेगा, और कतर में ईरान चाहता तो ऐसे देशों में जो दूसरे अड्डे जहां उनकी रेंज में ज़्यादा आसानी से आते थे उनको चुन सकता था, उसने खासतौर से कतर को चुना उसने। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें अमेरिका को, जिसे कहते नहीं है कि ये अमेरिका को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा ऐसा होगा। ये भी उम्मीद अमेरिका को नहीं थी कि ईरान जो जलडमरू मध्य है हुर्मुस का, उसको बंद करने की तरफ जाएगा, इससे पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था जो है बुरी तरीके से प्रभावित होगी। ये आकलन नहीं किया इन्होंने। अबे भाई, कहीं ऐसा तो नहीं मिली जुली कबड्डी हो गई? 75 साल के नेतन्याहू, 86 साल के खेमेनाई और 79 साल के डोनाल्ड ट्रंप, तीनों को फायदा होता दिख रहा है। इनमें से नुकसान किसका हुआ, या नेतन्याहू का नुकसान हो गया इसमें? मेरा मानना है आशीष जी की बात बिल्कुल सही है, इजराइल को इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, और ट्रंप की अपनी प्रतिष्ठा भी गिरी है अपनी जनता के सामने, और मेक अमेरिका गेट जो मागा वाला ग्रुप है पूरा, उसके सामने भी प्रतिष्ठा गिरी। देखो, ट्रंप को लगा कि अगर कहीं ईरान की मिसाइलों से हमारे सैनिक मारे जाते और वहाँ बॉडी बैग्स जाते तो अब इनका ट्रंप के क्या हाल होता। ये तो बाल बाल बच गए। तो उन्होंने सोचा किस तरीके से पूरे मसले से निकला जाए। देखिए, ये जो पूरा सीज फायर का प्रपंच रचा है ट्रंप ने, इसमें कुछ ना कुछ उनकी मजबूरियां भी हैं। उन मजबूरियों को तो हमको समझना ही पड़ेगा। जहां तक विश्व व्यवस्था का सवाल है, ट्रंप ने उसको नष्ट कर दिया है। नई विश्व व्यवस्था कैसे बनेगी कोई नहीं जानता है, कुछ नहीं पता। विश्व व्यवस्था कैसे बनेगी ये कोई नहीं किसी को नहीं पता। सुरेंद्र जी, आप कमेंट करना चाहेंगे? एक छोटा सा कमेंट आपका चाहूंगा। नया अंतरराष्ट्रीय जो ऑर्डर है, व्यवस्था है, वो कैसी बनती दिखाई दे रही है? वो 3.5 साल तक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ट्रंप साहब डिसाइड करें क्या होना है। आपके यूरोपियन लीडर्स जिनीवा में मिले, सबने बात की, ट्रंप साहब ने क्या कहा, वो कुछ नहीं कर सकते। 3.5 साल तक आपको ट्रंप साहब को झेलना होगा, वो उसकी नीतियाँ उनको समझना होगा। आप उनके नज़रिए से देखिए, उनके नज़रिए से देखिए तो सब कुछ बिल्कुल उनके हिसाब से ठीक हुआ। उन्होंने एक फ़ोन किया नेतन्याहू को, बंद कर दो, उन्होंने बंद कर दिया। ईरान वाले थक रहे थे, ईरान को सांस लेने की दम मिल गई, और उन्होंने एक सबको बता दिया कि विश्व में केवल मेरी बात चलती है। 20 बार झूठ भी बोलते हैं सुरेंद्र जी, फिर तो वो 15 बार भारत और पाकिस्तान के बीच भी संघर्ष विराम कराने की बात कर चुके हैं। उनकी बातों को कितनी गंभीरता से लिया जाए? हाँ भाई, ट्रंप पोलर वर्ल्ड जो जनरल दयाल कह रहे हैं वो बनता तो दिख रहा है, पर फिर भी उनकी बातों को, उनकी सत्यता की परख पर हमेशा सवालिया निशान रहेगा। आप जो है यहाँ पे स्टूडियो में बैठकर डिस्कशन करते रहिए। जब तक विश्व में यूएसए नंबर 1 है, जब तक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग नेशन है, ट्रंप साहब की बात सुननी पड़ेगी। नहीं सुनना चाहते तो करके दिखाइए। आप सबको देख लीजिए कौन लोग ओपनली अपोज कर रहे हैं। पूरे यूरोप वाले ने, किसी ने कुछ कहा, कुछ नहीं कहा किसी ने। पूरे आपके खाड़ी देशों के किसी ने कहा, खुल के कोई सामने नहीं आता। यूनिपोलर नहीं, आप देख रहे 55,000 लोग पोलर वर्ल्ड होता जा रहा है क्या? और जो कहा 3.5 साल अभी, और डोनाल्ड ट्रंप जैसे वर्ल्ड ऑर्डर को चलाना चाहेंगे,
वैसे ही चलता दिखेगा क्या, और ये दुनिया के लिए अच्छा है क्या? और वो अपने हित साधते रहेंगे, फिर हम अपने हित कैसे साधेंगे? तो आने वाले दिन कूटनीतिक लिहाज से कड़े इम्तिहान के हैं। इम्तिहान से तो गुजर रही है हमारी विदेश नीति, इसके बारे में भी सोचिएगा। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।